हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में आपका स्वागत है। कक्षा 9वीं के लिए वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए हिंदी की आपकी परीक्षा होने जा रही है। 1 अप्रैल को पेपर होने जा रहा है। उसके लिए किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पूरा पैटर्न मैं आपको लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, तो माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रहेगा। ठीक है, तो दोनों ही मीडियम के छात्रों का जो पेपर है इसी प्रकार से आता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं और इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करके जरूर जाना है। अथवा सहित मैं आपको आंसर विद सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करके जरूर जाइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, जो भी आपका पेपर आएगा उसमें सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। आपको 1 से 5 तक के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 30 नंबर के। ठीक है, तो ये सब पढ़ सकते हैं आप लोग, वैसे ही रहेगा आपका जैसे कि तिमाही छमाही के पेपर में आया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प में देख सकते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? तो मेहनत को किस्मत कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, नसिका से उच्चारित होने वाले वर्ड निम्न हैं। तो नसिका से उच्चारित होने वाले वर्ड कौन से हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाले हो जाएंगे, अंग, इंग, न और मा। ठीक है, कबीरदास की भाषा है। तो कबीरदास की भाषा क्या है? सधुकड़ी। आप सबको पता है सधुकड़ी भाषा है उनकी। रस के अंग कितने होते हैं? 4 अंग होते हैं। आप सबको पता है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। 2 वर्डों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। ठीक है, यदि आप लोग आईएमपी क्वेश्चन का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहां पर अवेलेबल है। प्ले लिस्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं। इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। ठीक है, तो इस जल प्रलय में पाठ की विधा क्या हो जाएगी? ठीक है, कहानी है या आपकी रिपोर्टाज है, उपन्यास, नाटक। तो इसमें करेक्ट आंसर रिपोर्टाज। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तथा प्लस एप तथैव हो जाएगा इसमें। ठीक है, तथैव। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा में है, मतलब नासा है, अमेरिका में है। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन 3 है यहाँ पर, जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य। तो जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत है। ठीक है, पद्मावत आपको यहाँ पर लिख लेना है। अगला देखिए, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा। कमाई में आई प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? तो 6 पात्र हैं। ठीक है, तो कितने पात्र हैं? 6 पात्र हैं। सही जोड़ी बनाना है। सही जोड़ी भी देख लेते हैं। देखिए, सही जोड़ी के लिए आप लोग क्या करिएगा, आप लोग सभी जो पाठ हैं, ठीक है, सभी पाठों की कवियों का नाम, किस पाठ को किस कवि ने लिखा है, ये याद कर लीजिएगा, आपकी सही जोड़ी बन जाएंगी। देखिए, जैसे इस जल प्रलय में किसने लिखा है? इस जल प्रलय में लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु ने। तो ऐसे मैच करना रहेगा आपको सही जोड़ी। ठीक है, तो सही जोड़ी, इस जल प्रलय में फणीश्वरनाथ रेणु। मेरे संग की औरतें लिखा है मृदुला गर्ग ने। बाख लिखा है कश्मीरी कवित्री ने। ठीक है, कवित्री ने। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। लिहाजा की ओर राहुल संकृत्यायन झूरी का साला गया था, मतलब गया उसका नाम था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके हो जाते हैं सही जोड़ियाँ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सत्य सत्य, सत्य सत्य के चयन करना है। ठीक है, तो सत्य सत्य का चयन कीजिए। मेहमानों को पापड़ बहुत पसंद थे। तो ये सत्य है। ठीक है, आपको ब्रजकोश भी इसमें ऐड है। ठीक है, नमक का दारोगा के लेखक प्रेमचंद है। तो ये क्या सही है, क्या गलत है? ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कामायनी के रचयिता तुलसीदास, गलत है। जयशंकर प्रसाद है, आप सबको पता है। महाकाव्य में 1 सर्ग होता है, ये गलत है। ठीक है, ये क्यों गलत है? क्योंकि 7 या 8 सर्ग होते हैं। ठीक है, 7 से ज़्यादा होते हैं। तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। तो ये बिल्कुल सही है, सत्य है। ठीक है, सत्य है ये। अगला देखते हैं, लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को देखा था। क्या देखा था या नहीं देखा था? तो उन्होंने नहीं देखा था, इसलिए ये गलत है, असत्य है। एक शब्द वाक्य के उत्तर भी देख लेते हैं। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कवि कौन कौन से हैं? तो छायावाद की 4 स्तंभ कवि पंत प्रसाद निराला वर्मा। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। एक तो ये हो जाएंगे, दूसरे हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। लिख लीजिए, आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। तीसरे हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और
और चौथे स्तंभ हो जाएंगे महादेवी वर्मा। ठीक है, तो इस प्रकार से चारों कवियों के आपको याद कर लेने नाम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा में 4 चरण होते हैं, आप सबको पता है। पहला चरण, फिर दूसरा चरण, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? पहले चरण में तो हमें पता है कि पहले और तीसरी में 13 मात्राएं होती हैं, तो हमसे प्रथम चरण में पूछा है तो 13 हो जाएंगी। ठीक है, 13 मात्राएं हो जाएंगी। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है, कहानी सम्राट भी। ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हानि पहुंचाना होता है। ठीक है, हानि पहुंचाना, हानि ऐसा लिखा है। ठीक है, कई लोग नहीं तो बोलेंगे समझ में नहीं आया। तो देखिए, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के कुल कितने भाई बहन थे? तो कितने भाई बहन थे? कुल 5 भाई थे वो, और 5 बहनें 1 भाई। ठीक है, तो कुल 5 बहन और 1 भाई, 1 भाई। जिस काव्य को पढ़कर सुनकर आनंद लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे रस कहते हैं। आप सबको पता है कि रस कहलाती है। रस की परिभाषा आपने पढ़ी होगी, अभी मैं आगे बताऊंगा। अभी इसमें आगे जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 2-2 नंबर वाले प्रश्न होंगे। तो चलिए अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? ठीक है, और अथवा वाला है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा जाता है? तो चलिए सभी के क्वेश्चन के आंसर मैं आपको कॉपी में तो चलिए देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंतरिक्ष यात्री ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर जाकर अंतरिक्ष में प्रवेश करे। ठीक है, तो प्रश्न 6 को आपको यहाँ पर इस प्रकार से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहते हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न को आपने देख लिया। ठीक है, इसका आंसर चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, अब मैं यहाँ पर टिक नहीं करूँगा, क्योंकि बार बार टिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए वो कैमरा, ये वाला प्रश्न। ठीक है, तो मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहते हैं? तो इसका चलिए हम देख लेते हैं आंसर। ठीक है, तो आप लोग को प्रश्न देखते जाना है, मैं आंसर बताते जाऊंगा, आप लोग को वहाँ से मैच करते जाना है। ठीक है, यहाँ पर कैमरे में आपको आंसर देखते जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न 6 का तो वाला जो है प्रश्न हमारा, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न 6 जो है हमारा, ठीक है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहते हैं? देखिए इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा जाता है क्योंकि वह महीने में 1 दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे जो है लुप्त हो जाता है, वेतन भी एक ही दिन आता है, जैसे जैसे माह आगे बढ़ता है वो वैसे वैसे खर्च होता जाता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका। ठीक है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? प्रश्न 7 है। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न 7 जो है हमारा, ठीक है, प्रश्न 7 का जो आंसर है वो मिल जाएगा हमें। ठीक है, ये रहा, देखिए। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, इस प्रश्न का आंसर ये रहा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर, देखिए ये रहा। इस प्रकार से आपको कंप्लीट कर लेना। मैं पास से दिखा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, यहाँ पर इसको लर्न कर लीजिए। यहाँ पर वीडियो रोक के, मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है जिसमें मनुष्य के मन में स्वच्छ विचार रूपी जल भरा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगला बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा आलय, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो इसका आंसर देखिए यहाँ से देखेंगे, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? क्योंकि कोयल स्वतंत्र है और कहीं भी विचरण कर सकती है, जबकि कवि परतंत्र है, यानी कि जेल के अंदर बंद है। इसलिए कोयल अपना बसेरा पेड़ की हरी भरी टहनियों के बीच बसाए हुए है, जबकि कवि जेल की काल कोठरी में बंद है। कोयल के मधुर गान को सुनकर लोग, कोयल के जो मधुर गान है उसको सुनकर लोग क्या करते हैं? प्रफुल्लित होते हैं, यानी प्रसन्न होते हैं। जबकि कवि का गाना तत्कालीन परिस्थितियों में लोग सुनना भी गुनाह समझते थे। तो यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है हमारा? पेड़ पौधे हमारे लिए, ठीक है, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर भी चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर, पेड़ पौधों से हमें निम्न लाभ है, मतलब किस प्रकार से फायदेमंद है वही है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं। पहला है, पेड़ों से हमें शुद्ध वायु ऑक्सीजन प्राप्त होती है, वो प्रदान करते हैं। ठीक है, पेड़ों से हमें फल प्राप्त होते हैं। दूसरा पॉइंट है, पेड़ बाढ़ के खतरे को कम कर देते हैं, पेड़ बारिश लाते हैं। तो ये इस प्रकार से पेड़ हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक है,
अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं, दिए गए शब्दों से कविता बनाकर लिखिए। शब्द कुछ दिए गए हैं, जैसे जंगल है, घर है, पेड़ है, पहाड़ है, चिड़िया है, जानवर, ठीक है, कमल, तालाब। तो इनसे आपको देखकर, तो ये 2 नंबर का ही प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर का ही है। तो इससे आपको देखकर क्या बनाना है, कविता बनाना है। तो इसका आंसर बता दूं मैं आपको, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, सभी जानवर चले जंगल की ओर, पहाड़ के किनारे बनाए सुंदर घर, पेड़ लगाए कई सारे, तालाब के किनारे चिड़िया आई फिर कमल को खिलाने। तो इस प्रकार से कविता कुछ भी आप बना सकते हैं, ठीक है। वैसे आपका या यदि आया ऐसा तो आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, 9वां क्वेश्चन है, कबीर के शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं लिखना है, ठीक है। तो कबीर के शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रश्न ये रहा, ठीक है। कबीर के शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं लिखिए। देखिए, कबीर दास का काव्य असाधारण रूप से सुंदर, गहन, प्रत्यक्ष और स्पष्टवादी है। उनके शब्दों के पीछे की शिक्षाओं को उनकी मिठास और ताजगी को खोए बिना चुपचाप लेकिन प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है ये प्रश्न भी। सुमित्रानंद पंत के सौंदर्य की विशेषता आपको बतानी है, तो उनके देखिए यहाँ पर ये सुमित्रानंद पंत के भाव सुंदर की विशेषताएं, ठीक है। सुमित्रानंद पंत की कविता में नारी सौंदर्य का अंकन बार बार हुआ है, परंतु उन्होंने नारी सौंदर्य को एक गरिमा प्रदान की है। उन्होंने प्रेम और नारी सौंदर्य की नई व्याख्या प्रस्तुत की है, जो उनकी मानववादी चेतना को ही की ही अभिव्यक्ति है। तो इस प्रकार से हो जाएगा प्रश्न 15 भी आपका यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। मतलब ये इस हिसाब से इसका 15 है, लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में 9वीं का अथवा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला 10वां है, भक्ति काल के 2 कवि प्रत्येक की रचनाओं के नाम, ठीक है। तो भक्ति काल के 2 कवि उनकी रचनाओं के नाम लिखना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर भक्ति काल के कवि ये हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, सूरदास हैं, ठीक है। भक्ति काल के कवि सूरदास, ध्रुवदास, तुलसीदास भी हैं, ठीक है। तुलसीदास की भी लिख सकते हैं। तो सूरदास की रचना हो जाएंगी सूरसागर, सुरसारावली, ध्रुवदास की ब्रजलीला, दानलीला। इस प्रकार से इसको याद कर लीजिए आप लोग अच्छे से। अगला इसी में प्रश्न है अगला, छायावाद की 2 विशेषता। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो अथवा वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं छायावाद की 2 विशेषताएं, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं छायावाद की विशेषता, पहली रहस्यवाद हो जाएगी, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। और उसके बाद दूसरी विशेषता हो जाएगी स्वच्छंदतावास, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये यहाँ पर दोनों ही विशेषताएं हो जाएंगी छायावाद की। अब अगला प्रश्न है 11वां, रस किसे कहते हैं, ठीक है, इसके अंगों, ठीक है, रस किसे कहते हैं, इसके अंगों के नाम लिखिए, ठीक है। तो प्रश्न 11 का भी देखिए, हम आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये रहा प्रश्न 11 का आंसर, रस किसे कहते हैं, रस के अंग लिखिए, ठीक है। तो ये रहा प्रश्न 11, रस किसे कहते हैं, इसके अंगों के नाम लिखिए। देखिए, काव्य में रस से तात्पर्य कविता से प्राप्त आनंद से है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। इसका काव्य में वही स्थान होता है जो शरीर में प्राण का। काव्य के पठन पाठन चिंतन एवं श्रवण दर्शन से प्राप्त आनंद को रस कहते हैं। इस प्रकार से क्लियर है ना आपको। अंग देखिए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, इनकी जगह पे अनुभाव और संचारी भाव। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए रस की परिभाषा, इसके अंग, केवल अंगों के नाम बस लिखना है, उसमें डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, नाम बस लिख देंगे। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, ठीक है, और संचारी भाव, चारों लिख देंगे, बस नंबर मिलेगा आपको। दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है 11 का अथवा। देखिए, दोहा की परिभाषा ये रही, दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है, अंत में गुरु लघु होता है। उदाहरण देख लेंगे, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। इस प्रकार से इसको उदाहरण को कर लेना है आपको, ठीक है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा भी देख लीजिए, अगला है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, ये रहा 12वां क्वेश्चन। देखिए, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण से देखिए, काव्य में जब कोई वर्ड एक से अधिक बार प्रयोग आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें कोई वर्ड अनुक्रम में होता है, एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है, ठीक है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, रा रा रा, देखिए रा 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 बार बार आ रहा ना। जुग जुग जियो जवाहर लाल, जा जा जा, ऐसे तन्नी तन जट तमल तरबर बहु छाए। तो इस प्रकार से कोई 2 या 3 उदाहरण याद कर लीजिए, तो एक तो लिखना ही रहेगा आपको, ठीक है। 12वीं का अथवा देखते हैं आप, ठीक है। महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर, ये आपका देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। महाकाव्य में जीवन के समग्र रूप का उल्लेख होता है, खंडकाव्य में जीवन के एक पक्ष का उद्घाटन होता है। महाकाव्य विस्तृत होता है, खंडकाव्य संक्षिप्त होता है। महाकाव्य में प्रकृति चित्रण विशद रूप में किया जाता है, जबकि खंडकाव्य में प्रकृति चित्रण संक्षिप्त रूप में किया जाता है। इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है, खंडकाव्य में पात्रों की संख्या सीमित होती है, मतलब कम होती है। तो इस प्रकार से देखिए अंतर देख लीजिए आप लोग, ठीक है। निबंध लेखन की 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। उसके बाद एकांकी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो निबंध लेखन की विशेषताएं, एकांकी की विशेषताएं भी देख लेते हैं, चलिए हम, ठीक है। तो निबंध लेखन की विशेषताएं,
ये रहा, देखिए निबंध लेखन की विशेषता देख लीजिए यहाँ से, निबंध लेखन की कोई दो विशेषताएं, ठीक है। ये इस प्रकार से आंसर आप देख लेंगे, उसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेंगे अच्छे से। और एकांकी की कोई दो विशेषता, एकांकी की विशेषता यहाँ से देख लीजिए। अभिनेयता, अभिनेयता एक विशेषता अभिनेयता है इसकी, दूसरी है एक घटना, देशकाल, वातावरण एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है, प्रेमचंद की दो रचनाएं लिखते हुए हिंदी साहित्य में उनका स्थान निर्धारित करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका, चलिए हम देख लेते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, देखिए प्रेमचंद की दो रचनाएं हैं, गोदान है, कहानी है, अनेक है, ठीक है। गोदान गबन ऐसी भी लिख सकते हैं आप लोग। साहित्य में उनका स्थान है, प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट कहे जाते हैं, इस प्रकार से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। अथवा देखिए महादेवी वर्मा का यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है, महादेवी वर्मा का भाषा शैली, तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। ये इनकी शैलियाँ हो जाएंगी, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कौन सा है, तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक राहुल शंकरत्यायन को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो प्रश्न 15 है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो 15 का चलिए देख लेते हैं, किन किन कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा। तो ये कठिनाइयाँ थी, लेखक को अपनी यात्रा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेखक को पूरी यात्रा के दौरान डाकुओं का भय रहता था, ऊंचे ऊंचे पहाड़ी थी, रास्ते और तेज धूप में पैदल चलना पड़ा, अपनी जान बचाने के लिए भीख भी मांगनी पड़ी, साथियों से बिछड़ जाने पर अनजान मार्ग पर अकेले यात्रा करनी पड़ी, भद्र रूप छिपा कर, ठीक है, भिखारियों के रूप में रहना पड़ा। इस प्रकार से कर सकते हैं इसका आंसर, ठीक है 15 का। अथवा है, प्रेमचंद के फुटे जूते के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की तो विशेषताएं लिखिए। तो इस चैप्टर से देखिए क्वेश्चन है आपको, देखिए ये रहा, ठीक है। तो इसका आंसर भी यहाँ पर आप कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। आगे के जो प्रश्न है 16 से लेकर आगे के जो प्रश्न है, ठीक है, 16 से जो 23 तक के प्रश्न है, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मैं बना दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके रखें, तो पार्ट 2 जल्दी आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर करना।